खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जय हिंद दोस्तों। डॉक्टर कलाम की ये बातें जीवन के हर क्षेत्र में हमें मार्गदर्शन करती हैं। इसे पुलिस एग्ज़ाम में देखें तो किसी दोस्त या टीचर से ज़्यादा आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि एक टीचर जो होता है 100% देता है, लेकिन आप उससे 30-40% ही सीखते हो। 100% सफलता के लिए आपको खुद से सही दिशा में मेहनत करना होगा। इसलिए जो एग्ज़ाम का सिलेबस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको अपना मेन सोर्स बनाइए और सही दिशा में मेहनत कीजिए और आप सफल होकर देश की सेवा करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों 28 जनवरी 2019 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था, उसके हम जीएस के 38 प्रश्न को देखेंगे। 2018, 2019 और 2024 में कुल 15 शिफ्ट हुए हैं, जिसमें से ये 11वें शिफ्ट का वीडियो है। और इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों कि किस तरह से ये प्रश्न पूछे गए थे, उसका लेवल क्या था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से दोस्तों 2-3 क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी संभावना होती है। एक क्वेश्चन का हमने विस्तार से व्याख्या किया है ताकि वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए, और साथ में हमने सिलेबस को भी कवर किया है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। फ्यूचर एग्ज़ाम की सही दिशा देता है, उसकी तैयारी करने में आपको सही मार्गदर्शन देता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम समय में उन्हें बेहतर जानकारी प्रदान करने का कोशिश किया है। दोस्तों हमारे सारे शिफ्ट के जो पेपर हमने डिस्कस किए हैं वो लगभग 30 मिनट के आसपास के वीडियो हैं। क्वालिटी बेस्ड जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। हम दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्त, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ दोस्तों 5 बार सांसद हैं, गोरखपुर से आप जानते होंगे। इनका कार्यकाल जो था, पहला कार्यकाल 2017 से 2022 तक चला था और दूसरा कार्यकाल 2022 से अभी तक है। और इनको जो पहला कार्यकाल में जो इनको शपथ दिलाए थे, उस समय राज्यपाल राम नाईक थे, और इनको अभी 2024 में जो है कि पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है, क्योंकि ये राज्यपाल रह चुके हैं यूपी के, हो सकता है पूछा जा सकता है। और वर्तमान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और एक क्वेश्चन पूछा गया था एक दूसरे शिफ्ट में कि योगी आदित्यनाथ हैं वो किस संप्रदाय से हैं? तो नाथ संप्रदाय है, जो भगवान शिव से संबंधित है। और बात करें गोविंद बल्लभ पंत की, तो ये उत्तर प्रदेश के पहले सीएम रहे हैं गोविंद बल्लभ पंत। इन्हीं के नाम से सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत सागर है। अखिलेश यादव की बात करें तो ये यूपी के सबसे युवा सीएम रहे हैं। 2012 से 2017 तक इनका कार्यकाल रहा है। ये सपा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। मायावती की बात करें तो ये 4 बार सीएम रह चुकी है, ये बसपा की अध्यक्ष हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर सारस हो जाएगा दोस्तों। इसे क्रौंच भी कहते हैं। तो इससे रिलेटेड और भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? राज्य पक्षी जो है दोस्तों वो सारस या क्रौंच से कहते हैं। राजकीय वृक्ष जो है वो अशोक है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पुष्प जो है वो पलाश या टीसू है। और राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष है। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकते हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। और हम इसको डिटेल में और देख लेते हैं कि 1836 से 1877 के बीच इसका जो नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत था, क्योंकि उस समय कम जनसंख्या थी तो बड़े बड़े राज्य थे, तो इस तरह के नाम दिए जाते थे। 1877 से 1937 में इसका नाम बदल करके आगरा और अवध संयुक्त प्रांत कर दिया गया। 1937 से 1950 के बीच इसका नाम संयुक्त प्रांत रहा और 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया, और इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा दोस्तों। इसके अतिरिक्त हम कुछ और प्रमुख मेले को देख लेते हैं जो उत्तर प्रदेश के मेले हैं। इसे हम टेबल रूप में ला सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे आपको मैप में इसलिए लाए हैं क्योंकि आपको मैप देखकर आपको अच्छे से याद हो सके, कि ताकि आप एग्जाम में जब बैठें तो आपको ये मैप आपको याद आए। तो इसको देख लेते हैं दोस्तों कि नौचंदी मेला कहाँ लगता है। ये मेरठ में लगता है। गढ़मुक्तेश्वर मेला है दोस्तों जो है कि हापुड़ में लगता है। गढ़मुक्तेश्वर जो है हापुड़ में लगता है। सोरो मेला दोस्तों ये कासगंज में लगता है। श्रृंगाररामपुर और रामगरिया या श्रावणी मेला इंपॉर्टेंट है, ये फर्रुखाबाद में लगता है। राम बारात बटेश्वर मेला या कैलाश मेला जो अभी क्वेश्चन में पूछा गया है, ये आगरा में लगता है। मनकपुर मेला दोस्त ये कानपुर में लगता है। और कालिंजर मेला ये बांदा में लगता है। रामायण मेला इंपॉर्टेंट है, ये चित्रकूट में लगता है। कुंभ या महाकुंभ मेला ये प्रयागराज में लगता है। कुंभ या महाकुंभ मेला और कहाँ कहाँ लगता है? ये नासिक में, उज्जैन में और हरिद्वार में लगता है। और इसके अतिरिक्त दोस्तों कबीर मेला या मगहर महोत्सव ये जो है
भदोही में लगता है। और गोविंद सागर मेला की बात करें तो ये अम्बेडकर नगर में लगता है। खिचड़ी या मकर संक्रांति के समय जो लगता है खिचड़ी मेला, ये गोरखपुर में लगता है। देवी पाटन मेला दोस्त ये बलरामपुर में लगता है। परिक्रमा मेला या रामनवमी मेला ये अयोध्या में लगता है। और इसके अतिरिक्त कुछ और मेले हैं। सैयद सलार उर्स मेला कहाँ लगता है? बहराइच में लगता है। देवा शरीफ मेला जो है ये बाराबंकी में लगता है। गोला कोकरनाथ मेला जो है ये लखीमपुर खीरी में लगता है। बेरिया घाट मेला है जो दोस्तों ये हरदोई में लगता है। ढाई घाट मेला है ये शाहजहाँपुर में लगता है। शाकंभरी मेला है दोस्त ये सहारनपुर में लगता है। इसके अतिरिक्त कुछ महोत्सव है दोस्त, हम इसको देख लेते हैं। सरधाना महोत्सव जो है ये मेरठ में लगता है। अमीर खुसरो महोत्सव हो कासगंज एटा, जो अमीर खुसरो यहीं से इनका जन्म हुआ था, ये कहाँ लगता है? ये कासगंज में लगता है। काम्पिल मेला है, काम्पिल मेला ये फर्रुखाबाद में लगता है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। ताज महोत्सव ये आगरा में लगता है। इसके अतिरिक्त कुछ और महोत्सव हैं, जैसे आयुर्वेद मेला ये झांसी में लगता है। और कजरी महोत्सव दोस्त ये मिर्ज़ापुर में लगता है। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। बुद्ध महोत्सव जो है ये वाराणसी में लगता है। देव दीपावली उत्सव वाराणसी पर्यटन महोत्सव ये वाराणसी में लगता है। इस तरह से दोस्त आप मैप से इन सब चीज़ों को याद कर सकते हैं, तो याद करिए, क्योंकि आप एग्जाम में बैठेंगे तो ये मैप आपको याद रहेगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। इसका जो ये कब बना था, ये इसका निर्माण जो है 1920 से लेकर के 1928 के बीच में हुआ था। और इसका उद्गम जो है ये उत्तराखंड से ऐसे होते हुए जो उसके बॉर्डर पे उत्तराखंड नेपाल के बॉर्डर से काली नदी, काली या करनाली या भारत मुझे शारदा नदी, और यहीं से ये उत्तराखंड में एक स्थान है वनवासा, वहाँ से ये निकलती है। और ये किस क्षेत्रों में बहती है? उत्तराखंड और यूपी के बहुत बड़े भाग में, पीलीभीत से होते हुए लखनऊ, फिर सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज तक ये इन जिलों में प्रवाहित होती है। यहाँ पे सिंचाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये पिछले शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन हुबहू पूछा गया था। ये 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का अस्तित्व हुआ था। ये 27वां राज्य बना था। और इसी के साथ 2 राज्य और जो है 2000 में अलग हुए थे, वो झारखंड और छत्तीसगढ़ हुए थे। इस तरह से वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1930 में सर सीवी रमन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। भौतिक शास्त्र में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इन्हें प्रकाश प्रकीर्णन और पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, जिसे रमन प्रभाव भी कहते हैं, इसलिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। और 28 फरवरी को इन्होंने ये खोज किया था रमन प्रभाव का, इसलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। इसके अतिरिक्त हम देख लेते हैं कौन कौन से अन्य नोबेल पुरस्कार हैं दोस्त जो भारतीयों को दिया गया है। इसी से रिलेटेड है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देख सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। इन्हें गीतांजलि जो है कि इन्होंने लिखा था, उसके लिए साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। पहला भारत का नोबेल प्राइज़ था। सर सीवी रमन 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था और इन्हें रमन प्रभाव की खोज इन्होंने किया था। हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था और इन्होंने अनुवांशिक कोड की उनकी व्याख्या के लिए और प्रोटीन संश्लेषण में इसका कार्य के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। मदर टेरेसा दोस्तों 1989 में शांति के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया था और इन्होंने पीड़ित मानवता की सहायता के लिए इन्हें शांति के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1883 में जो है ये तारों के संरचना और विकास के लिए इन्होंने सिद्धांत दिया था, इसलिए इन्हें भौतिक के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया था। अमर्त्य सेन दोस्त ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें अवार्ड दिया गया था कल्याणकारी अर्थशास्त्र में योगदान देने के लिए। और वीएस नायपाल को दोस्त 2001 में ये अवार्ड दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। और वेंकट रमण रामकृष्ण को 2009 में रसायन के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया था और ये राइबोसोम की संरचना और उसका क्या कार्य के अध्ययन के लिए ये अवार्ड इन्हें प्रदान किया गया था। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया था और ये वित्तीय लाभ के लिए बच्चों को गंभीर शोषण की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए इन्हें शांति के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया था। अभिजीत बनर्जी 2019 में अवार्ड दिया गया था। वैश्विक गरीबी को खत्म करने के लिए इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया था। इस तरह से हमने नोबेल प्राइज़ देख लिया। आप इसे ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड है तो पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का एक संग्रह है?
तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिस्टली टेल्स है जिसमें 10 नीति कथाओं का संग्रह है, जिसे विक्रम सेठ द्वारा लिखा गया है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। तो इन्होंने लिखा था 1 नवंबर 1984 लिखा था, आखिरी कविता इनकी थी। नवंबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित ये कविता है दोस्तों। और इनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियाँ हैं जो जैसे मधुशाला हो गया, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, ये इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, कार्ल लैंडस्टेनर ने किया था। और इन 4 रक्त समूह की खोज किया था। ए हो गया, बी, ए बी हो गया और ओ हो गया। ए बी है जो दोस्त वो सर्वग्राही इसे कहते हैं, और ओ को सर्वदाता कहते हैं। इसमें जो है कि एंटीजन ए पाया जाता है, इसमें एंटीजन बी पाया जाता है, इसमें ए बी पाया जाता है, और बी में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्टक्सनेट है। ये ऐसा कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, डिजी लॉकर, यानी कि जो है कि आप डिजिटल जो अपने दस्तावेज उसको डिजिटल रूप में किस में रख सकते हैं, तो डिजी लॉकर है। इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था 2024 वाले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है। तो जो जल संधि को पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। इसको हम मैप में देख लेते हैं और अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ये पाक स्ट्रेट है और एक गल्फ ऑफ मन्नार है। ये मन्नार जो है ये श्रीलंका का एक ज़िला है, उसी के नाम पर गल्फ ऑफ मन्नार रखा गया है। और ये पाक जो है दोस्त, ये जो है कि मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, रॉबर्ट पाक के नाम पर ये जो है कि पाक स्टेट रखा गया है। मैं एक क्वेश्चन डाला था, उसमें लोग पाक जल संधि डाला था, तो वो भारत पाकिस्तान के बीच उसे ज़्यादा लोग मारे थे, भारत पाकिस्तान के बीच। जबकि ये पाक देखिए PALK है, यहाँ पे देख सकते हैं PALK है, ये रॉबर्ट पाक के नाम पे रखा गया है। इसे आप निश्चिंत रहिए कि ये कहाँ पर है। इसे आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। पाक स्टेट कहाँ पर है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो यही पाक जल संधि है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अलास्का। अलास्का आप देखेंगे कनाडा के जस्ट जो पश्चिम साइड है, और अलास्का और अमेरिका के बीच बहुत ज़्यादा गैप है। तो अलास्का जो है जो अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य भी है, और वो इनके बीच से साझा नहीं करता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो पहले नंबर पे भारत है, भारत हो गया है। दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे USA है, फिर उसके बाद जो है कि इंडोनेशिया है, फिर उसके बाद पाकिस्तान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ये मस्कट है। मस्कट दोस्त ये ओमान की राजधानी है, तो इससे संयुक्त अरब अमीरात की कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये ओमान की राजधानी है। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। वैसे संयुक्त अरब अमीरात दोस्त ये 7 अमीरातों से मिलकर बना है। आपको नहीं मालूम है, हमको भी नहीं मालूम है, कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आपको सामान्य सी जानकारी, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप देखेंगे मस्कट ये ओमान की राजधानी है, तो इससे कोई संबंध नहीं है संयुक्त अरब अमीरात का। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। दोस्त क्वेश्चन को हल करने का 2 तरीका होता है। एक, आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम चल रहा है कि हाँ क्वेश्चन हमें जानकारी है क्वेश्चन, अब फिर उसके बाद आपको जो है कि एक तो सीधा मालूम हो जाएगा कि इसका आंसर क्या है। आप क्वेश्चन पढ़ें, उसका सीधा आंसर मालूम हो गया। दूसरा तरीका है, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं नहीं मालूम है तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, उसमें एक ऑप्शन को देखिए, नहीं ये नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा, ये दोनों में से एक है। इस तरह से एलिमिनेशन टेक्निक आप डेवलप कीजिए। ये टेक्निक कैसे डेवलप होगा, जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, खुद से ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे, तो आपका ये जो है कि खुद से डेवलप हो जाएगा। कई क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा दोस्त जहाँ
आप नहीं पढ़े हैं, थोड़ा सा अगर उसको ध्यान देंगे तो वो बिना पढ़े भी वो क्वेश्चन आप कर सकते हो। बस उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की और जनरल थोड़ा सा तर्क लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन है, मस्कट जो है कि इसे, ये तो ओमान की राजधानी है, राइट आंसर हो जाएगा ए। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह से आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, मॉक टेस्ट हल कीजिए, तो इस तरह से आप खुद से डेवलप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मनामा हो जाएगा। टर्की का अंकारा है और बेरूत जो है वो लेबनान की राजधानी है। इस तरह से देख सकते हैं मध्य एशियाई देशों के बारे में पूछा गया है जो अरेबियन कंट्री हैं, और कुछ मध्य एशियाई देश को आप देख लीजिए अच्छे से, और जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानी, उसकी मुद्रा को देख लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया जो सिलेबस में साफ साफ जिक्र है, देश, राजधानी और उसकी मुद्रा क्या है। आसियान को देश को अच्छे से देख लीजिए, और जो बड़े बड़े देश हैं उसको देख लीजिए, आप बहुत ही आराम से कर लेंगे। बस थोड़ा सा जो बड़े देश हैं, पड़ोसी देश हैं, उसके बारे में अच्छे से देख लीजिए। मैं देखा हूँ पिछले शिफ्ट में कई क्वेश्चन में मध्य एशिया यानी अरेबियन देशों की जो है कि राजधानी और उसकी मुद्रा को पूछा गया है, तो हम उसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं बाय मैप। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप से सारी चीज़ों को लर्न करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको कोई बोझ नहीं पड़ेगा, बहुत ही आराम से आप कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये साइप्रस देश है, इसकी राजधानी निकोसिया है और इसकी जो मुद्रा है वो पाउंड है। ये टर्की है, इसकी राजधानी अंकारा है और इसकी जो मुद्रा है वो लीरा है। और आगे सीरिया एक राजधानी है, इसकी राजधानी जो है वो दमिश्क है। यहाँ पे देख सकते हैं दमिश्क है और सीरिया की जो मुद्रा है वो पाउंड है। और यहाँ पे लेबनान एक देश देख सकते हैं, यहाँ पे लेबनान है, इसकी राजधानी ये बेरूत है जो हमारे ऑप्शन में भी था। और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो ये इजराइल दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं इजराइल है, ये इसकी राजधानी जेरूसलम है। और आगे बढ़ते हैं जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। और यहाँ पे लेबनान की जो मुद्रा है वो पाउंड है, इजराइल की जो मुद्रा है सेकेल है। बहुत इंपॉर्टेंट, सेकेल अगर पूछे इस तरह से, सेकेल अगर पूछ ले किसकी मुद्रा है तो ये इजराइल की मुद्रा है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो आगे जो है संयुक्त अरब अमीरात है, इसकी राजधानी रियाद है और इसकी जो मुद्रा है वो रियाल है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि अगला देश यमन है, इसकी राजधानी देखिए यहाँ पे साना है और इसकी जो मुद्रा है वो रियाल है। यमन की मुद्रा क्या है? रियाल है। ओमान है, ओमान देख सकते हैं इसकी राजधानी मस्कट है और इसकी जो मुद्रा है वो रियाल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूएई की में पूछा था कि यूएई इसका पार्ट ही नहीं है ये, क्योंकि ये ओमान का राजधानी है। अगला जो स्टेट है संयुक्त अरब अमीरात यूएई, इसकी राजधानी अबू धाबी है और इसकी जो मुद्रा है वो दिरहम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिरहम किसकी मुद्रा है? ये यूएई की है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला है कतर जो है इसकी राजधानी दोहा है और इसके जो मुद्रा है वो रियाल है। बहरीन अगला देश है, बहरीन, यहाँ पे बहरीन, इसका राजधानी मनामा है और इसका जो मुद्रा है वो दिनार है। अगला जो है देश है, यहाँ पे देख सकते हैं अगला देश जो है कुवैत है, इसकी राजधानी कुवैत सिटी या कुवैत कह सकते हैं। अगली जो देश है वो इराक है, इराक की राजधानी वो बगदाद है और इराक का जो मुद्रा है वो है दिनार है और कुवैत की जो भी मुद्रा है वो भी दिनार है। अगला देश ईरान है, इसकी जो राजधानी वो तेहरान है और इसकी जो मुद्रा है वो रियाल है। यहाँ पे देख सकते हैं कि रियाल और दिनार यही चलते हैं और बाकी जो अलग अलग जो हैं वो यूएई का दिरहम है और इजराइल का सेकेल है। इसको आप अच्छे से कई बार इसको पढ़ के आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह से आप मैप से याद करेंगे तो जब वो आपको दिमाग में बैठेगा, ट्रिक के पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, और वो बहुत ही आराम से जब एग्जाम में बैठेंगे ये मैप आपको उस समय भी याद आएंगे, बहुत आराम से क्वेश्चन को कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, कौन थी? तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष तो मीरा कुमार हो जाएगा राइट आंसर, मीरा कुमार। सुषमा स्वराज दोस्त, ये सुषमा स्वराज, और ये जो है कि भाजपा की नेता रही हैं और ये पूर्व विदेश मंत्रालय भी इसके इन्हीं के पास था। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रही हैं और सुमित्रा महाजन ये भारत जो है कि भाजपा की पूरे नेत्री हैं और ये लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर से हुआ था, मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरठ से स्टार्ट हुआ था। 10 मई को मेरठ से इसका स्टार्ट हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं।
ताकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन हुआ बड़े आराम से कर सकें। इसे 1857 की क्रांति या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या कुछ लोग सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। इसके कई कारण थे, लेकिन जो तत्कालिक कारण था नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग, इसमें गाय या चर्बी का यूज किया गया ऐसे अफवाह था, और इसने बहुत ही बड़ा जो ये बड़े पैमाने पर अपना विस्तार किया था। 19 मार्च को 1857 को बैरकपुर छावनी के सैनिक मंगल पांडे ने इस कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया था, और इन्होंने अंग्रेज अफसर पर गोली से मार कर उन्हें हत्या भी कर दिया था, जिसके कारण उन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। इस पर एक मूवी भी बनी थी अजय देवगन की, उनका आमिर खान का भी मूवी थी। इसकी जो शुरुआत होता है दोस्त 1857 की क्रांति की 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे मई रहेगा। 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुआ था, और 11 मई को ये दिल्ली में तक पहुँचा था। वहाँ पे सैनिक पहुँच करके वहाँ के जो नेता और सम्राट बहादुर शाह जफर को घोषित किया था, और उन्हीं के नेतृत्व में कहा कि हम आपके नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ेंगे। और गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग के समय ये 1857 की क्रांति हुई थी। इन्हें तो देख लेते हैं किन किन जिलों में ये था, और वहाँ पे किन किन लोगों ने नेतृत्व किया था, ये पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले मेरठ में स्टार्ट हुआ था। मेरठ से कदम सिंह ने यहाँ पे नेतृत्व किया था, और ये दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्श खां और बहादुर शाह जफर दिल्ली में, और बरेली में बख्श खां ने किया था। बहादुर शाह जफर जो दिल्ली में किया था। ग्वालियर में तात्या टोपे, कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, और इलाहाबाद में लियाकत अली, और आरा बिहार से ये कुंवर सिंह ने किया था। बैरकपुर ये मंगल पांडे यहाँ पे विरोध किया था, और संभलपुर जो है सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही ने किया था, और असम से मनीराम दत्त ने किया था। इस तरह से जो है कि कुछ क्वेश्चन यहाँ से इससे रिलेटेड जो भी थे हम आप तक पहुँचाने का प्रयास किया। इसे अच्छे से देख लें, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। जो भी क्वेश्चन बन सकते थे उन्हें हम आप तक पहुँचाए हैं। फिर भी आप प्रयास कीजिएगा कि यहाँ से और भी जो क्वेश्चन बने उन्हें कर सकें। पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये गुजरात से खांडवी जो आहार है ये गुजरात राज्य से संबंधित है। ये इसलिए ये पूरे भारत में फेमस है। इसके पीछे रीज़न ये है कि इसमें कम तेल या मसाला का प्रयोग किया जाता है, जो पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा वो शेरनी है जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो दोस्त आप भी सिलेबस और प्रीवियस ईयर को जम के रगड़िए, मॉक टेस्ट दीजिए। जो जितना देगा वो पक्का है कि वो उतना क्वेश्चन करेगा। तो आप अपने लेवल पे प्रयास करते रहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्त, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, उदंत मार्तंड है। और इसको जो प्रकाशित किया था वो जुगल किशोर शुक्ल ने प्रकाशित किया था 1826 को कलकत्ता से। हम इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देख लेते हैं। बंगाल गजट भारत का प्रथम समाचार पत्र है। 1780 में ये प्रकाशित हुआ था जेम्स अगस्तम हिक्की द्वारा। मिरातुल अखबार जो है दोस्तों वो राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित किया गया था। हिंदू पैट्रियट जो है वो गिरीश चंद्र घोष द्वारा प्रकाशित किया गया था। और रफ्त गुफ्तार जो है वो दादा भाई नौरोजी द्वारा। केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित किया गया था। लीडर बहुत इंपॉर्टेंट है, मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रकाशित किया गया था। सुधार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोपाल गणेश अगरकर द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लरमा रोजो। ये गेहूं की एक प्रजाति है। बात करें हरित क्रांति की दोस्तों, तो हरित क्रांति 1960 के दशक में इसका शुरुआत हुआ था, और ये इसका जो उद्देश्य था वो आधुनिक तकनीक का और सुविधाओं का प्रयोग करके भारत में अनाज यानी खाद्यान्न उत्पादन को तीव्र वृद्धि करना था। इसमें उच्च पैदावार वाले बीज HYV का प्रयोग किया गया था। हाई यील्डिंग वैरायटी का प्रयोग करके खाद्यान्न को बढ़ावा देना था। हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति जो है वैश्विक स्तर पर इनका जनक जो है वो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, और भारत में जो है हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और इन्होंने अभी 2024 में दोस्तों 2024 में इन्हें MS स्वामीनाथन को जो है कि भारत रत्न दिया गया है। इसे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। MS स्वामीनाथन को 2024 का मरणोपरांत जो है कि भारत रत्न दिया गया है। ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है 2024 में। और किसको किसको भारत रत्न दिया गया है? कर्पूरी ठाकुर जो बिहार राज्य से संबंधित हैं, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। PV नरसिंहा राव जो 1992 में ये भारत के प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह को ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। MS स्वामीनाथन को दिया गया है। इन चारों लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी को जो है कि ये भारत रत्न दिया गया है।
हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 1939 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलगम नरसिंह राव। तो हो जाएगा दोस्त बेलगम नरसिंह राव। दोस्त ये जो है कि सिविल सेवक थे और डिप्लोमेट भी थे, और इन्हें यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद में भारत का ये प्रतिनिधि भी थे, और संविधान सभा का इन्हें सलाहकार नियुक्त किया गया था बेलगम नरसिंह राव को। नंदलाल बोस दोस्त, ये नंदलाल बोस इन्होंने संविधान को लिखा, सजावट किया था। नंदलाल बोस और व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, इन दोनों लोगों ने मिलकर के संविधान का जो है सजावट किया था, इनके किनारे किनारों का। और लिखा कौन था हाथ से? ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा कौन था आप कमेंट में बताइएगा कि संविधान को कौन लिखा था हाथ से। इसे संविधान में कुछ, संविधान बनाना एक बहुत बड़ा काम था, इसके छोटी छोटी समितियों में डिवाइड किया गया था। उसमें छोटी बड़ी समितियों में कुछ बड़ी समितियाँ, उसको हम देख लेते हैं। संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रक्रिया समिति और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जोधपुर में स्थित है। बात करें उम्मेद भवन पैलेस की, तो ये इसका नाम चित्तर पैलेस भी है, जो चित्तर पहाड़ी पर स्थित है जोधपुर में, और इसे राजस्थान के जोधपुर जिले में है, और विश्व के सबसे बड़े निजी महलों में से एक है, जिसमें 347 कमरे हैं। और इसके जो संस्थापक थे महाराजा उम्मेद सिंह थे, जिनके नाम पे उम्मेद भवन रखा गया। ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड फॉर होटल्स में एक पहला स्थान इसको दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, महाराष्ट्र में लावड़ी जो है वहाँ का लोक नृत्य है। जो है कि ये इसमें वीरता, प्रेम, भक्ति और दुख जैसी भावनाओं को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें संगीत, कविता, नृत्य और नाटक को एक संयुक्त रूप मिलाकर ये संयुक्त रूप है लावड़ी। और इसके जो अन्य जो लोक नृत्य हैं महाराष्ट्र के, ये तमाशा, पोवाड़ा, गौरीचा, ये वहाँ के अन्य लोक नृत्य हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, चैता यहाँ का फेमस लोक नृत्य है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में दोस्त तमांग सेलो, चुफाट, धन नृत्य यहाँ का फेमस लोक नृत्य है। और बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु में कुमी, कोलट्टम, कावड़ी और कड़गम यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया जाता था? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 2016 से जो है कि रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया जाता था। और इससे पहले ये एक में प्रस्तुत किया जाता था 2024 में, एक वर्ष समिति की रिपोर्ट के आधार पर के इसको 1924 में रेल बजट और केंद्रीय बजट को अलग अलग कर दिया गया, और 2000 बाद में फिर एक कर दिया गया 2016 में। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, गुरुग्राम में है ICRA का मुख्यालय। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1991 में इसका स्थापना हुआ था। इसका गुरुग्राम में हेडक्वार्टर है। इसका जो कार्य है दोस्त, जो निवेशक होते हैं उनके लिए निवेश का विकल्प क्षेत्र का विस्तार करना है। ऋण जोखिम को मापने के लिए सरल और स्वतंत्र तरीका डेवलप करती है, जिससे उन्हें निवेशकों को आसानी होती है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1973 से 1975 तक वसुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था 1765 में ये, और बाद में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल, इस बंगाल के गवर्नर को, इसका जो पद जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। ये जो पहला जो है गवर्नर जनरल बंगाल का, वो वारेन हेस्टिंग्स था। 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम बदल करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और इसका जो प्रथम जो है गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, और अंतिम जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1858 जो 1757 की क्रांति के बाद जो है अधिनियम बना था, वो 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत जो है कि भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदल करके भारत का वायसराय कर दिया गया, जिसमें प्रथम जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे और अंतिम लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम वायसराय प्रथम भी थे और अंतिम भी थे सी राजागोपालाचारी थे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से जो रिलेटेड क्वेश्चन थे
वो पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सेंटिनल द्वीप, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे जो जनजातियाँ हैं सेंटिनली द्वीप पर, उनकी सुरक्षा और संरक्षण को देखते हुए ऐसा किया गया है। क्योंकि यहाँ पे जो पर्यटक जो आते जाते हैं, उनसे इन जनजातियों को असुरक्षा महसूस होती है और उन्होंने कई पर्यटकों को मार भी दिया था। इसलिए यहाँ पे इनकी सुरक्षा संरक्षण के लिए इसे अवैध बना दिया गया है। और बात करें अन्य जो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को अलग अलग करती है। और यहाँ पे अन्य जनजातियाँ हैं, जोरवे हैं, सोम्पेन हैं, अंडमानी हैं और निकोबारी हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इसी निकोबार में स्थित है, 6 डिग्री 4 मिनट। इसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं या पैगमिलियन पॉइंट भी इसे कहते हैं। और यहाँ पे एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है और उसका नाम है बैरन द्वीप है, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? तो 2018 में करंट अफेयर से रिलेटेड है। जो भी एक साल के पहले जो इस तरह के नागरिक विमानपत्तन बने हैं उसको आप करंट अफेयर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। और इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया था 2024 के शिफ्ट में कि जो है कि उत्तर प्रदेश में अभी नया अयोध्या में एयरपोर्ट बना, वो किसके नाम से था? तो वो महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से था। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है उसको आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, बात करें उत्तर प्रदेश में कुल 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। जैसे लखनऊ में है, वाराणसी में है, अयोध्या में है, कुशीनगर में, एक नोएडा में जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है। तो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर बलदेव सिंह हो जाएगा। और हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जो है, इनके पास था ये मंत्रालय। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके पास गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय और राज्यों के मामलों से संबंधित मंत्रालय इनके पास था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि मंत्री या कानून मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह ये रक्षा मंत्री थे, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। आर.के. षणमुगम शेट्टी जो है वो वित्त मंत्री थे, जो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रालय था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है? तो ये आप जानते भी हैं कि ये नर्मदा नदी पर स्थित है, केवड़िया में। इसे जो अभी हाल ही में जितने भी स्टैचू हैं उन्हें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट स्टैचूज हैं। स्टैचू ऑफ वॉवनेस, एकात्मकता की प्रतिमा, ओंकारेश्वर, खंडवा जिले मध्य प्रदेश में है। ये आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, समानता की मूर्ति भी इसे कहते हैं, ये हैदराबाद में स्थित है, तेलंगाना में। श्री रामानुजाचार्य विश्व की बैठी हुई दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ नॉलेज, ये लातूर महाराष्ट्र में है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु में है, और ये श्री नाथ प्रभु कैपोगेडा जो बेंगलुरु के संस्थापक थे उनकी प्रतिमा है। हम अगला स्टैचू देखते हैं। स्टैचू ऑफ पीस, ये जयपुर पाली जिले के राजस्थान में है। आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ पीस या शांति प्रतिमा श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। श्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी में केवड़िया जिले पे, गुजरात के केवड़िया जिले में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ बिलीफ, विश्वास स्वरूपम भी इसे कहते हैं, ये नाथद्वार शहर राजस्थान में स्थित है, भगवान शिव की प्रतिमा है। हम आगे देखते हैं। पुष्प के किस हिस्से में परागकण का उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। परागकोश में परागकण का उत्पादन होता है। इसको हम थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं, आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। ये देखिए पुष्प है और इसमें अलग अलग पार्ट हैं इसके। तो एक देख सकते हैं यहाँ पे वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, अंडाशय है, ये स्त्री केसर है। ये पौधों का मादा जननांग है। और परागकोश और तंतु ये पुंकेसर है, ये जो कि पौधों का नर जननांग है। यहाँ से परागकोश से परागकण निकलता है और यही परागकण जो है वर्तिकाग्र में जाके किसी माध्यम से लगता है। तो यहाँ से ये जो परागकण है वो जो है कि वर्तिका से होते हुए ये अंडाशय में जाता है, जहाँ पर बीजांड होते हैं। प्रत्येक बीजांड में एक अंडकोशिका होती है। परागकण द्वारा निकला नर युग्मक अंडाशय की अंडकोशिका में संलयित होकर या
या निषेचित, जो बाद में निषेचित होकर के युग्मनज बनाता है, जो नए पौधों को विकसित होने की क्षमता को डेवलप करता है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे पुरुषों में जो टेस्टिस से जो है स्पर्म निकलता है, ये स्पर्म जो है कि मादा के जो है कि वेजाइना से होते हुए ये फैलोपियन ट्यूब में जो स्थित अंडाशय होता है वहाँ से निषेचित होकर के नए बच्चे का विकास होता है। ठीक उसी तरह प्रक्रिया यहाँ पर भी होती है। हम आगे देखते हैं, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कोकस। कोकस जो होता है वो इसका ये अंडाकार या गोलाकार होता है। बात करें जीवाणु या बैक्टीरिया की, तो ये एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनका आकार कुछ मिलीमीटर होता है और इसकी आकृति गोल चक्र के आकार का या छड़ के आकार की होती है। इस तरह से कोकस की जो आकृति होती है वो अंडाकार या गोलाकार होता है। और बैसिलस की जो आकार है वो दंड के आकार का होता है। वाइब्रियो का जो आकार होता है वो लहरदार की तरह होता है। हम आगे देखते हैं, बैगनी रंग का प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग कितनी होती है? बैगनी रंग का प्रकाश तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, 455 से 390 नैनोमीटर होता है। एक श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजरते हैं दोस्तों, वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है विबग्योर से, ऐसे विबग्योर से लेकर के आर तक पहुंचता है। और इसमें बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे कम होता है, जो 455 से 390 नैनोमीटर होता है, जबकि लाल रंग का जो होता है वो 740 से लेकर के ये 622 नैनोमीटर होता है। और इसका अपवर्तनांक लाल रंग का सबसे कम होता है और बैगनी का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। और इसका वर्ण विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है और प्रकीर्णन भी सबसे ज़्यादा होता है। और लाल का रंग का वर्ण विक्षेपण और प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए आप देखते हैं कि सूर्य का उदय और अस्त के समय वो लाल दिखाई देता है। और इसके अतिरिक्त कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकाश से संबंधित है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण हैं, जैसे मृग मरीचिका है, हीरो का चमकना है, ये इसके उदाहरण है। अपवर्तनांक का उदाहरण की बात करें तो ये पानी में कुछ डूबे हुए जो चीज़ें होती हैं वो टेढ़ी दिखाई देती हैं, कोई क्षण है तो वो टेढ़ा दिखाई देता है। मछली है या सिक्का है वो अपनी जो वास्तविक ऊंचाई से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ये अपवर्तनांक के उदाहरण हैं। प्रकीर्णन का उदाहरण जो है सूर्य का उदय और अस्त के समय लाल दिखाई देना होता है। अपवर्तनांक का एक दूसरा उदाहरण है सूर्य जो है कि वो सूर्य के अस्त और उदय से पहले में दिखाई देता है, ये अपवर्तनांक का कारण, लेकिन सूर्य उदय और अस्त के समय ये हमें लाल दिखाई देता है, ये प्रकीर्णन के कारण हमें दिखाई देता है। और एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है, इंद्रधनुष में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? तो इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तनांक और अपवर्तन शामिल होता है। ये तीनों घटनाएं मिलकर के इंद्रधनुष का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, मक्खन किसका उदाहरण है? तो ये पायस का उदाहरण है, मक्खन इमल्सन पायस। इसमें 2 या 2 से अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थ से बना एक मिश्रण होता है। और इसके कुछ उदाहरण जैसे बात करें तो ये मक्खन हो गया, दूध हो गया, क्रीम हो गया, ये पायस के उदाहरण है। मिश्रण की बात करें तो इसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर के मिश्रण का निर्माण करते हैं। निलंबन की बात करें तो ये विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण में आप जैसे पानी में लोहे के कण, छोटे छोटे कण डाल दीजिए या बालू डाल दीजिए तो साफ साफ दिखाई देते हैं, तो वो निलंबन का उदाहरण है। कोलाइड की बात करें तो कोलाइड भी एक विषमांगी उदाहरण, विषमांगी जो है कि विषमांगी मिश्रण का एक उदाहरण है, जिससे इसमें कण जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, ऐसा लगता है कि वो समांगी मिश्रण है, लेकिन वो विषमांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। तो इसका जो उदाहरण देख लें, दूध जो है कोलाइड घोल का भी उदाहरण है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? तो क्रिस्टलन जल क्या होता है? क्रिस्टलन जल जो किसी ताप पर पदार्थ में उपस्थित जल की मात्रा में, किसी ताप पर पदार्थ में उपस्थित जल की मात्रा को क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पूछा है कि 10 अणु किसमें नहीं होगा, तो एक बहुत ही थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, इस फिर भी हम देख लेते हैं। जो है कि ग्लोबल साल्ट का जो सूत्र होता है वो Mg/10H2O होता है, 10H2O होता है। वाशिंग सोडा का जो सूत्र होता है वो Na2SO4.10H2O इसका उदाहरण इसका जो सूत्र होता है। बोरेक्स का जो सूत्र होता है वो Na2B4O7 और 10H2O इसका सूत्र होता है। और एप्सम साल्ट का जो सूत्र होता है वो MgSO4.7H2O
इसका सूत्र होता है। आप देख सकते हैं इसमें 10:2 है, 10:2 है, 10:2 है, लेकिन इसमें 7:2 है। ये पूछा 10 अणु किसमें नहीं होंगे, तो एप्सम साल्ट में 10 अणु नहीं होंगे। ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप अपने अगर ऐसा क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे एप्सम जो साल्ट है वो क्रिस्टलन जल में इसमें 10 अणु नहीं पाए जाते हैं। हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्त अगर आप क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन वास्तव में एक क्वेश्चन टफ है, अधिकतम लोगों का गलत होगा, तो आपका गलत हो जाए, इससे अच्छा है कि ऐसे क्वेश्चन को अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ दें। अगर कम हो रहा है, रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को 2 तरह से हल करने का तरीका होता है। जैसे आप एक क्वेश्चन को पढ़ें तो सीधा सीधा उत्तर मिल गया। एक दूसरा तरीका है आप ऑप्शन से एलिमिनेट करो कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको पढ़ेंगे तो आपको प्रश्न भी नहीं आ रहा है, ऑप्शन भी नहीं आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को तुरंत छोड़ दीजिए, नहीं करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप करेंगे हो सकता है माइनस मार्किंग जाए। वैसे भी एक 1/4 है, तो आप रिस्क लेना चाहें तो रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ऐसा हम सुझाव देंगे कि ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, जहाँ से ना ही प्रश्न समझ में आ रहा है ना ही ऑप्शन कोई समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जानते हैं, किसने किया होगा। यहाँ पे आप गेस कर सकते हैं। अगर आपको उत्तर आ रहा है तो इसका राइट आंसर सर विलियम म्योर है। अगर आपको आ रहा है तो राइट आंसर हो गया। अगर नहीं आ रहा है तो किस तरह से इस क्वेश्चन को गेस करेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, दूसरे राष्ट्रपति थे, तो ये 1947 के समय, मतलब यहाँ पे ज़्यादा गैप है, तो ये हो नहीं सकते। जोनाथन डंकन नहीं हो सकते, क्योंकि ये बनारस में संस्कृत जो है कि विद्यालय का निर्माण किया था। और मदन मोहन मालवीय जी, ये BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे, और एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय के सहयोग से BHU की स्थापना हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो यही बच रहा है। इस तरह से आप गेस कर सकते हैं, लेकिन ये गेस करने की क्षमता कैसे डेवलप होगी। आप जो फॉलो कर रहे हो, जो भी रिसोर्स GS के लिए, जैसे लूसेंट आप यूज़ कर रहे हो तो लूसेंट को कई बार पढ़ डालो, या फिर कोई नोट्स यूज़ कर रहे हो तो नोट्स को अच्छे से कई बार पढ़ डालो। जब आपके पास नॉलेज रहेगा तभी तो आप इस तरह से गेसिंग कर सकते हैं। या फिर जो है कि दूसरा काम, आप मॉक टेस्ट भी इस तरह से दें ताकि आपका गेसिंग पावर डेवलप हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था। अब आप क्वेश्चन को पढ़ें, इसका 2 तरीका है। आपको क्वेश्चन पढ़ने से ही आपको उत्तर मिल गया कि ये कौन सा उत्तर हो सकता है, लेकिन आपको नहीं आ रहा है तो किस तरह से गेस करेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ये नंबर होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सुचिता कृपलानी जी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ना सिर्फ वो उत्तर प्रदेश की थी, भारत में भी वो पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो इस तरह से आप गेस कर सकते हो कि भारत की या उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो भारत में भी पहली थी और उत्तर प्रदेश में भी पहली थी। इस तरह से आप क्वेश्चन को सही कर सकते हो। बात करें सुचिता कृपलानी जी का, तो ये जो है कि स्वतंत्रता संग्राम में ये गांधी जी के सहयोगी थे। गांधी जी जब नोआखली में भी थे तो वहाँ भी उन्होंने उनका साथ दिया था, और बाद में ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और उस समय उनसे पहले कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं था, वो पहली महिला मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, और वो भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। इस तरह से दोस्त हमने 38 क्वेश्चन को देखा। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थे, 1-2 क्वेश्चन, और क्वेश्चन का लेवल कुछ 2-4 क्वेश्चन थोड़े से टफ थे, बाकी क्वेश्चन का लेवल ईजी टू मॉडरेट था। और आप प्रयास करें सही दिशा में, जैसे सिलेबस को रखें अपने सामने, प्रीवियस ईयर को हल करते रहें, मॉक टेस्ट दीजिए, रेगुलर बेसिस पे तैयारी करते रहिए, निश्चय ही बहुत ही अच्छा करेंगे। सिलेबस के लिए आपके पास अगर नोट्स है GS का तो नोट्स पढ़िए, अगर नहीं है तो आप लूसेंट को कम से कम 5 से 10 बार रिवीजन कर लीजिए। निश्चय ही दोस्त आप 30+ स्कोर करेंगे। करंट अफेयर के लिए कोई साल का एक मैगजीन है, उसका लेके आइए, उसको कम से कम एग्जाम से पहले 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए। आप ज़रूर 30+ स्कोर करेंगे, और ज़रूर आप सफल होकर के देश और समाज की सेवा करेंगे, अपना सपना पूरा करेंगे, माँ बाप का सपना पूरा करेंगे। और हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखा, धन्यवाद, जय हिंद।